स्वागत है प्रिय छात्रों। बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का जो आपके पास इलेक्टिव कोर्स है इलेक्ट एग्रॉन 311 एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट, इस कोर्स के यूनिट 1 में ये आज का मेरा तीसरा लेक्चर है। ये लेक्चर आपको यह समझाने के लिए है सोर्स ऑफ वेस्ट एंड काइंड ऑफ वेस्ट। मैं पंकज श्रीवास्तव, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। सोर्स ऑफ वेस्ट एंड काइंड ऑफ वेस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इसको समझना अति आवश्यक है। और आज का ये जो हमारा लेक्चर है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो कृषि क्षेत्र है भारत में वो कुल कितना वेस्ट जनरेट करता है। हालांकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो हमारा पहला परिचय वाला लेक्चर था, उसमें आपने देखा कि कृषि वेस्ट कितना वेस्ट जनरेट करता है, लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कृषि वेस्ट कुल वेस्ट के अंदर कितना बड़ा भाग का जो भाग कृषि वेस्ट के द्वारा आता है। क्योंकि भारत में सिर्फ ऐसा नहीं है कि वेस्ट केवल कृषि के द्वारा ही आता है, कृषि के द्वारा जो दूसरी अन्य गतिविधियां हैं उनके द्वारा भी काफ़ी कचरा पैदा होता है। तो उसके माध्यम से कुल कचरा जो भारत में पैदा होता है उसमें कृषि का योगदान कितना है। इसके बाद हम देखेंगे कि कितने अलग अलग स्रोत हैं जिनसे कचरा पैदा होता है। सोर्स ऑफ वेस्ट का मतलब है कचरे का स्रोत, काइंड ऑफ वेस्ट का मतलब है कचरे का प्रकार। तो कितने स्रोत हैं जिनसे कचरा पैदा होता है और कितने प्रकार का कचरा भारत में पैदा होता है। यहाँ पर हम केवल कृषि कचरे की बात नहीं कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर हम देश के कुल कचरे की बात करेंगे। कचरा किस प्रकार का है ये आपके यूनिट 1 में आप अगर सिलेबस देखें तो उसमें एक टॉपिक है, और कचरे का स्रोत क्या है वो भी एक टॉपिक है। यहाँ पर कचरे का स्रोत और कचरे का प्रकार एक साथ समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर स्रोत से निकलने वाले कचरे का प्रकार अलग है। कचरे किस प्रकार का है यह जानने के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि कचरा किस स्रोत से आ रहा है। वो जिस स्रोत से आ रहा होगा उस स्रोत से जितने दो या तीन प्रकार के कचरे आते हैं वो उस प्रकार का होगा। एक हमने कचरे की प्रकृति आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि कार्बनिक और अकार्बनिक कचरा है। कार्बनिक कचरा भी विभिन्न स्रोत से आ सकता है, अकार्बनिक कचरा भी विभिन्न स्रोत से आ सकता है। तो यहाँ पर हम समग्र रूप से देखेंगे कि कचरा किन किन स्रोत से आता है और उसके क्या क्या प्रकार हैं। फिर पूरे देश का कचरा समझने के बाद हम वापस कृषि पर आ जाएंगे और हम कृषि का कचरा देखेंगे कि कृषि का कचरा कहाँ से आता है। जाहिर है कृषि का कचरा कृषि से आता है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर कृषि के अंदर भी ऐसी कई क्रियाएं हैं, ऐसी कई गतिविधियां हैं जो हम कृषि में करते हैं। अलग अलग गतिविधि से अलग अलग प्रकार का कचरा आता है। तो हम कृषि के अंदर फिर जाकर के देखेंगे कि कृषि की अलग अलग गतिविधि से, कृषि के अलग अलग सोर्स से, अलग अलग स्रोत से किस किस प्रकार का कचरा हमको प्राप्त होता है। कृषि में अलग अलग स्रोत से जो हमें अलग अलग कचरा प्राप्त होता है उसके लिए मोटे तौर पे तो हम कह देते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट या क्रॉप रेजिड्यू या बाई प्रोडक्ट। और कुछ कई फसलें ऐसी हैं या कई स्रोत ऐसे हैं जिनसे पैदा होने वाले कचरे को एक विशेष नाम भी दिया गया है। तो यह नाम भी जानना आपको ज़रूरी है, वो हम यहाँ देखेंगे। और इसका हम उपयोग, कृषि कचरे का उपयोग कहाँ और कैसे कर सकते हैं उसका एक मोटे तौर पे हम परिचय या खाका देखेंगे। बाकी इसका उपयोग कैसे होता है उसको विस्तार से हम इस कोर्स के अंदर अगली यूनिट में पढ़ेंगे। तो यह विभिन्न स्रोत हैं और या विभिन्न वो गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से देश में कुल कचरा उत्पादित होता है। तो पूरे देश में कुल कचरा जो उत्पादन होता है उसका एक बड़ा भाग नगर निगम से आता है। ये बात हमको यहाँ पर समझ में आती है इस ग्राफ को, इस पिरामिड को देख करके, जो कि नीचे सबसे बड़ा भाग नगर निगम के कचरे का है। तो सबसे अधिक कचरा हमको नगर निगम से प्राप्त होता है। नगर निगम के बाद दूसरे नंबर पर हमारा कृषि क्षेत्र है जो अधिक मात्रा में कचरा देता है। तीसरे नंबर पे मेडिकल, बायोमेडिकल
सेक्टर है जहाँ से हमारे को कचरा प्राप्त होता है। चौथे नंबर पे औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ से हमें कचरा मिलता है। और पाँचवें नंबर पे एक नई कैटेगरी बनाई गई है ई वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये जो हमारे यहाँ टीवी, लैपटॉप और इस तरह की जो हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का है, कैमरा, मोबाइल, चार्जर, जितनी भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इनके उत्पादन से काफ़ी कचरा पैदा होता है। इनको इस्तेमाल करने के बाद हम इसको कचरे में बदल देते हैं, तो इससे भी काफ़ी कचरा पैदा होता है। या जो इनकी उत्पादन करने वाली इकाइयाँ हैं, वहाँ से जो ये रिजेक्टेड माल है वो कचरे के रूप में पैदा होता है। हमारे यहाँ से जो हम इसको उपयोग में नहीं लाते हैं, ख़राब करके हम इसको फेंक देते हैं, वो कचरा नगर निगम के कचरे में पहुँच जाता है। तो नगर निगम के कचरे का भी प्रकार काफ़ी है। तो इस प्रकार से भारत में अलग अलग क्षेत्रों से कचरा प्राप्त होता है। ये बात मोटे तौर पे हमें समझ में आई कि कृषि कचरा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा क्षेत्र है जो भारत में कचरा उत्पादित करता है। लेकिन देखिए, हम आपको यहाँ पर एक बात और बता दें, ज़्यादा चिंता की बात कृषि कचरा नहीं है, ज़्यादा चिंता की बात नगर निगम का कचरा है। क्योंकि नगर निगम के कचरे को निस्तारण करने की समुचित व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। नगर निगम का कचरे को निस्तारण करने की समुचित व्यवस्था कुछ बड़े महानगरों में ज़रूर बनाई गई है, लेकिन इसके अलावा जितने भारत के साधारण नगर हैं, सभी में सारा कचरा एक साथ इकट्ठा हो गया। क्योंकि अभी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि नगर निगम से जो कचरा पैदा होता है वो अलग अलग प्रकृति का या अलग अलग प्रकार का है। तो सबके निस्तारण करने का तरीका भी अलग अलग होगा, लेकिन वो सब एक साथ मिक्स हो करके सिटी के, शहर के बाहर कहीं डंप कर दिया जाता है। ये ज़्यादा समस्या पैदा करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक कचरा है, भले हम खुद को ये कम मात्रा में पैदा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन औद्योगिक कचरा में जो उद्योग धंधे चल रहे हैं, जहाँ से स्क्रैप करके कचरा निकलता है, स्क्रैप के नाम से, अभी हम स्लाइड में देखेंगे भी, इस कचरे का निस्तारण बहुत मुश्किल है। और औद्योगिक क्षेत्र के वह क्षेत्र जिनको हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं, अलाइड सेक्टर कहते हैं कृषि का, तो कृषि आधारित उद्योग के जिससे जो कचरा निकलता है उसको तो हमने कृषि कचरे में ले लिया। तो अभी कृषि के अलावा जो दूसरे उद्योग हैं, वहाँ से जो कचरा स्क्रैप करके निकलता है, ये भी थोड़ा सा, या फिर कुछ रासायन कचरा होता है, ये रासायनिक कचरा, इसका समुचित प्रबंधन बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये थोड़ा हानिकारक प्रकृति का कचरा है। तो कृषि कचरा भले दूसरे नंबर पे सबसे अधिक कचरा देश के अंदर उत्पादन कर रहा हो, पर कृषि कचरा पूरी तरह से चिंता का विषय नहीं है, बशर्ते कि कृषि कचरे का उचित प्रबंधन किया जाए, क्योंकि यह कृषि कचरा पूरी तरह से कार्बनिक प्रकृति का है और इसका निस्तारण किया जा सकता है। समस्या पैदा होती है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि जब हम उसका समुचित निस्तारण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने स्रोत से कचरा पैदा होता है और वो किस किस प्रकार का होता है। तो एक स्रोत, पहला स्रोत, चूँकि हमने यहाँ पर देखा कि नगर निगम सबसे बड़ा कचरा पैदा करने वाली इकाई है, तो हमने सबसे पहले ये रेजिडेंशियल सोर्स लिया, जो हमारे घरेलू कचरा जिसे हम कहते हैं। तो पहला स्रोत है घरेलू कचरा। घरेलू कचरे के अंदर जो गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से कचरा आता है, ये सिंगल स्टोरी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या सिंगल फैमिली और मल्टी फैमिली परिवार हैं जहाँ से कचरा आता है। ये कचरा किस प्रकार का होता है? इस कचरे का प्रकार है फूड वेस्ट, जो हमारे किचन से आलू का छिलका, प्याज का छिलका, मटर का छिलका, गोभी का डंठल या बाकी इस तरह से जो चीज़ें निकलती हैं, या प्लास्टिक भी निकलता है किचन से। क्योंकि पहले तो हम लोग मार्केट से जब बाज़ार से सामान लाते थे तो कपड़े का झोला घर से लेके जाते थे, सामान लेकर आते थे, झोला वापस टांग देते थे, सामान रख लेते थे। अभी जब से ये प्लास्टिक कैरी बैग बहुत ज़्यादा प्रचलन में आए हैं, हम लोग प्लास्टिक किचन का सामान, अपने खाने पीने का सामान भी इस प्लास्टिक के थैले में लाते हैं और फिर इसको भी किचन कचरे के साथ में ही डाल देते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे हमने लिखा है प्लास्टिक कचरा भी घरों से निकलता है बड़ी मात्रा में, किचन का कचरा जो कि ऑर्गेनिक है लेकिन प्लास्टिक इनऑर्गेनिक है। तो जो रेजिडेंशियल कचरा, जो रेजिडेंशियल स्रोत है, यहाँ से जो कचरा आता है ये कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार का है और दोनों मिक्स होकर आता है। पेपर, कागज के रूप में भी बहुत कचरा घरों से निकलता है। कार्डबोर्ड, लकड़ी के जो टुकड़े हैं, कार्डबोर्ड है, उसके माध्यम उसका कचरा भी बहुत ज़्यादा घरों से निकलता है।
टेक्सटाइल मतलब कपड़े, तो कपड़े और कपड़े के टुकड़े या हमारे फटे पुराने कपड़े वो कचरे के रूप में घरों से निकलते हैं। लेदर, चमड़े, हर घर में चमड़ा है, सभी लोग जूता पहनते हैं, चमड़ा भी इस्तेमाल करते हैं, हर घर में चमड़ा है। ये जब जूता पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो इसको भी हम सभी कचरे के साथ मिक्स करके कचरे में डाल देते हैं। यार्ड वेस्ट, जैसे हम अपने घरों में, हमारे घर में आता है तो वहाँ से भी कुछ कचरा, सूखी पत्तियाँ, गीली पत्तियाँ, मिट्टी या और इस तरह के कचरे निकलते हैं। हालांकि यार्ड वेस्ट, फिर मिट्टी तो कोई वेस्ट नहीं है, मिट्टी तो फिर मिट्टी में ही मिलेगी, लेकिन जो दूसरे प्रकार के कार्बनिक कचरे हैं वो भी मिक्स होते हैं। लकड़ी के टुकड़े, शीशा, धातु और राख, इस तरह के कचरा भी बहुत सारा घरों से आता है। कुछ स्पेशल वेस्ट हम कह रहे हैं, प्लास्टिक घरों से जो आता है। एक हमने स्रोत आपको बताया, प्लास्टिक हमारे किचन के माध्यम से निकल रहा है। एक हमारे घरों में प्लास्टिक के फर्नीचर्स, प्लास्टिक की कुर्सी में जाए, ये टूटती है तो हम इन्हें कचरे में बदल देते हैं। हमारे टॉयलेट से पूरा प्लास्टिक वेस्ट आ रहा है, क्योंकि हमारे टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाले सभी वस्तु प्लास्टिक की आजकल निर्मित हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पहले जब हम स्टील की बाल्टी या एल्युमिनियम की बाल्टी इस्तेमाल करते, लोहे की बाल्टी, तो वो चलती भी बहुत थी। जाहिर है जब वो टूटेगी तो कचरे में बदलेगी और उसको हम धातु कचरा, मेटल का कचरा, धातु कचरा बोलेंगे, लेकिन वो लंबे समय बाद कचरे में बदलेगा। लेकिन जब से हम प्लास्टिक बाल्टी इस्तेमाल करने लगे हैं तो कुछ ही समय बाद कचरा पैदा हो जाता है और हम इसे कचरे में डाल देते हैं। तो प्लास्टिक कचरा भी आ रहा है और जल्दी जल्दी आ रहा है, यानी कि हम ज़्यादा कचरा उत्पादन कर रहे हैं। फिर कुछ स्पेशल वेस्ट घरों से निकलता है, जैसे बल्कि आइटम्स घर के हैं, वो जब वेस्ट में कन्वर्ट हो गए। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसा कि मैंने आपको बोला, जो ई वेस्ट उद्योगों से निकल रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स काम में उद्योग लगे हैं, वहाँ से जो उद्योग कचरा निकल रहा है उसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन घर में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हम लाते हैं, जब उनके खराब होने के या टूटने के बाद हम उसे सभी कचरों के साथ डाल देते हैं, तो म्यूनिसिपलिटी कचरा, नगर निगम कचरे की श्रेणी में वो आ जाता है। वाइट गुड्स, बैटरीज, तेल, टायर यानी कि रबड़ वगैरह का जो कचरा है, और हाउस होल्ड हैजार्ड वेस्ट, ये भी कचरा, कुछ कचरा घर से निकलता है जो हैजार्डस है, हानिकारक है हम लोगों के लिए। दूसरा बड़ा स्रोत है कचरा पैदा करने का उद्योग। उद्योग जो स्रोत है, वहाँ में कौन कौन से उपक्रम हैं जो कचरा पैदा करते हैं। ये उपक्रम है लाइट एंड हैवी मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन, कंस्ट्रक्शन साइट, पावर एंड केमिकल प्लांट। यहाँ पे ये वो उद्योग लिए गए हैं जो कृषि उद्योग से संबंधित नहीं है। यहाँ से जो कचरा निकलता है वो हाउस कीपिंग प्रकार का है। पैकेजिंग मटेरियल, वो भी कचरे रूप में निकलता है। इंडस्ट्री से भी फूड वेस्ट निकलता है। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन मटेरियल, हालांकि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन ये अपने आप में एक अलग स्रोत हो गया है जो काफ़ी कचरा पैदा करता है। पावर एंड केमिकल प्लांट्स भी एक इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उद्योग धंधे के अंदर एक उपक्रम है जिससे कि हम कह रहे हैं कचरा निकलता है। तो ये हैजार्डस जो कचरा है, हानिकारक कचरा, ये भी उद्योग धंधों से बहुत ज़्यादा निकलता है। राख निकलती है और कुछ स्पेशल वेस्ट भी उद्योग धंधों से निकलते हैं। फिर तीसरे नंबर पे जो हमारे सेवा क्षेत्र हैं शहरों के अंदर, जिन्हें जो हम व्यावसायिक गतिविधियां शहर में करते हैं, दुकान चलती है, होटल चलते हैं, रेस्टोरेंट्स चलते हैं, तो ये सब स्रोत हैं। स्टोर्स, होटल, रेस्टोरेंट, मार्केट, बिल्डिंग्स, ये सब व्यावसायिक गतिविधियों के स्रोत हैं। तो स्रोत व्यावसायिक गतिविधियाँ हो गया, ये सब सोर्स या हम कह सकते हैं उपक्रम हैं इस स्रोत के अंदर जो कचरा पैदा करते हैं। इनका प्रकार भी कागज, कार्डबोर्ड, लकड़ी के टुकड़े यानी प्लास्टिक, लकड़ी, इनके पास यहाँ से भी खाद्य कचरा निकलता है। इनके पास से फिर कांच का टुकड़ा, मेटल, धातु का टुकड़ा और स्पेशल वेस्ट और हैजार्डस वेस्ट निकलता है। इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, तो एक स्रोत है इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं। तो बहुत सारी संस्थाएं जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं, जेल है, यहाँ से भी काफ़ी कचरा निकलता है जो कि ये भी इसी प्रकार का है। पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, लकड़ी, खाद्य कचरा, शीशा, धातु का टुकड़ा, ये सब कचरा संस्थाओं से भी निकलता है। फिर कॉमर्शियल एंड डेमोलिशन, ये अपने आप में एक बड़ा सेक्टर के रूप में आज के तारीख में उभर के आया है सामने। ये बिल्डिंग बनाने और बिल्डिंग गिराने का काम करते हैं। देखिए नाम है ऐसा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन। तो कंस्ट्रक्शन साइट है,
कंस्ट्रक्शन ही वाले डिमोलिशन भी करते हैं, बिल्डिंग गिराते भी हैं, गिराएंगे तभी तो बनाएंगे। रोड रिपेयरिंग का जो काम होता है ये भी कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन साइट्स में आता है। रोड के रिनोवेशन का जो काम होता है या रोड नई रोड बनने का काम होता है, यहाँ से फूड वेस्ट, स्टील वेस्ट, आयरन वेस्ट, कंक्रीट, डर्ट, बहुत सारा कचरा निकलता है। और मिट्टी खोद करके नीचे से भी ये लोग बहुत कचरा निकालते हैं। इस तरह से बहुत कचरा इस साइड से भी निकलता है। म्यूनिसिपैलिटी सर्विस जो है, यहाँ से भी काफ़ी कचरा निकलता है। ये सर्विस देखिए, ये जो रेजिडेंशियल कचरा है ये नगर निगम का कचरा है। ये नगर के अंदर सिर्फ और सिर्फ घरों से कचरा आता है ऐसा मैं नहीं है। नगर के अंदर, घरों के बाहर जो नगर में गतिविधियाँ हो रही हैं, जो नगर निगम उन गतिविधियों को पूरे समाज के लिए करता है, जैसे पार्क बनाना है, लैंडस्केपिंग करना है, सड़कों पे जो सड़कों से जो कचरा एकत्रित किया जाता है, ये सब कचरा म्यूनिसिपल सर्विस कचरा। ये म्यूनिसिपल, इसको हम नगर निगम कचरा नहीं कह रहे, नगर निगम सेवा क्षेत्र का कचरा है। ये क्या है, स्ट्रीट स्वीपिंग, सड़कों पे झाड़ू लगती है तो वहाँ से कचरा निकलता है। तो सड़कों पे जब झाड़ू लगती है तो क्या कचरा निकलता है, धूल होती है। धूल या मिट्टी तो कोई कचरा नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे प्लास्टिक के पैकेट, लोग बिस्कुट खाते हैं उसका रैपर वहाँ फेंक दिया, नमकीन का रैपर फेंक दिया, तो ये प्लास्टिक और एल्युमिनियम फॉयल, इन चीज़ों का कचरा। जानवर घूमते रहते हैं, कुत्ते घूमते हैं, गाय घूमती है, उसका गोबर। तो बहुत से लोग गाय को या कुत्तों को खाने के लिए कुछ देते हैं, आधा कुत्ते खाते हैं, आधा छोड़ देते हैं, वो फूड वेस्ट। तो इस प्रकार से काफ़ी कचरा सड़कों पर नगर निगम की सर्विस से आता है। पार्क में लैंडस्केपिंग वगैरह जहाँ पार्क होती है वहाँ पे दो तरह से कचरा आता है। एक तो जो लोग घूमने जाते हैं वो वहाँ ज़रूर कुछ चिप्स, बिस्कुट, नमकीन खाते हैं, उसका रैपर वहाँ फेंक देते हैं। दूसरा, जो पार्क की सफाई होती है, पार्क के पे पौधों से जो पत्तियाँ गिरती हैं, पार्क के जब पेड़ पौधों की छटाई होती है तो उससे लकड़ी के टुकड़े निकलते हैं ट्रिमिंग करने पर। पार्क में जो हेज बनी है उसकी ट्रिमिंग हेज शेयर से जो की जाती है, हॉर्टिकल्चर में आपने पढ़ा होगा, हेज शेयर से पार्क के किनारे जो हेज बनती है उसकी ट्रिमिंग की जाती है। वो सारा कचरा दैट इज़ बायो वेस्ट, वो उसको हम कार्बनिक कचरा बोलते हैं। लेकिन सब तरह का मिक्स कचरा म्यूनिसिपैलिटी सर्विस से निकलता है। बेंच पार्क में लगी होती है, उनके टूटने से कचरा निकल जाता है, और बाकी रिक्रिएशन एरिया और स्लज भी निकलता है पार्क से। तो इस तरह का कचरा पार्कों से निकलता है। फिर हम प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं। यहाँ पर उद्योग में हमने उनकी बात की जो उद्योग धंधे कुछ निर्माण काम में, कृषि से हटके निर्माण काम में लगे हैं। प्रोसेसिंग में जनरली वही लोग उद्योग होते हैं जो प्रोसेसिंग, कृषि से उत्पादित पदार्थ की प्रोसेसिंग करते हैं, प्रक्रिया सिर्फ उसका प्रक्रिया करते हैं। इसमें हैवी एट लाइन मैन्युफैक्चरिंग, रिफाइनरीज हैं, जैसे तेल निकालते हैं। ये रिफाइनरीज समझ लीजिए आप, जैसे एडिबल ऑयल रिफाइनरीज, खाद्य तेलों की जो रिफाइनरी है वहाँ से कचरा निकलता है। केमिकल प्लांट, खाद्य तेलों की रिफाइनरी में भी केमिकल का इस्तेमाल होता है, रसायन का इस्तेमाल होता है, वो कचरे के रूप में निकलता है। पावर प्लांट से कचरा निकलता है। ये कचरा जो है, ये कचरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट, जैसा ऊपर हमने दिखाया, कुछ इस टाइप पर आकार का है, कुछ स्क्रैप मटेरियल भी है, और कुछ ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट्स हैं, ये कचरे के रूप में निकलता है। फिर हम आते हैं कृषि क्षेत्र में लास्ट में। तो जो हम खेतों, कृषि के अंदर, इसको हम आगे के स्लाइड में ज़्यादा विस्तार से समझेंगे। फसल उगाने से, बाग बगीचा करने से, वाइन यार्ड जहाँ हम अंगूर वगैरह उगाते हैं, या जो हमारी डेयरी है जहाँ पशुपालन करते हैं, जहाँ हम पशुओं के खाने का फीड रखते हैं, वहाँ से और हमारे दूसरे फार्म से भी कचरा काफ़ी निकलता है। ये सभी ऑर्गेनिक कचरा है। इसके अलावा एक प्रकार कचरे का इसमें हैजार्डस कचरा, जो पेस्टिसाइड, हमने आपको पिछले लेक्चर में समझाया है। तो यह कृषि की वह गतिविधियां हैं। हम कृषि कचरे के ऊपर आते हैं। यह कृषि की वो गतिविधियां हैं जो कचरा उत्पादन बड़ी मात्रा में करती हैं। ये 4 प्रकार की गतिविधियां हैं। एक तो क्रॉप वेस्ट, जो हम खेती बाड़ी करके, सीधे कृषि का कार्य करके खेतों पे अपने, वहाँ जो हमारी फसल पैदा होती है उसका जो भाग है हम काट के ले आते हैं, दूसरा छोड़ देते हैं, एक वो कचरे के रूप में आता है। कृषि की ही दूसरी गतिविधि पशुपालन है। पशुपालन से जो कचरा आता है वो एनिमल एक्सक्रीटा और एनिमल कार्केसेस, जो उसके जानवरों के मरने के बाद उसके शरीर के अंग और उसके
हड्डियाँ हैं उसको बोलते हैं कचरा, और जानवरों का जो मल है उसे कचरा बोलते हैं। ये पशुपालन से कचरा आता है। फसल से जो कचरा आता है वो फसल हम काटने के बाद जो भाग छोड़ दिया, जैसे हमने पैडी हस्क, शुगर केन, ट्रैश, ये सब चीज़ें छोड़ दी, ये बगास नहीं है, तो मैं ऑलरेडी टाइप्ड था। प्रोसेसिंग वेस्ट, तो ये जो 4 प्रकार के हैं, 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग में कृषि के अंदर जब हम आएंगे तो ये प्रोसेसिंग के अंदर 2 भाग हैं। एक तो प्राइमरी प्रोसेसिंग होती है, जैसे धान का हमने उत्पादन किया, धान को हम मिल में ले आए चावल कुटाने के लिए सिर्फ, तो वहाँ से क्या निकला, हस्क निकला। और एक होती है प्रोसेसिंग जो कृषि आधारित उद्योग हैं, जैसे खाद्य तेल बनाने वाली कंपनीज हैं, या चीनी बनाने की फैक्ट्री है चीनी मिल हमारी, वहाँ से डी ऑयल के बगास, या जो पोटैटो चिप्स की कंपनी है वहाँ से पील और सीड्स जैसे ये सब चीज़ें निकलती हैं। चौथा हमारा हजार्डस वेस्ट है, जो हमने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। ये भी एक प्रकार है पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, ये हानिकारक कचरा है। पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बेसिकली एग्रीकल्चर इनपुट है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से जो इसका रेजिड्यू बच जाता है, आखिर रेजिड्यू को ही तो हम कचरा कहते हैं, तो इसका जो रेजिड्यू क्रॉप के अंदर बच जाता है और हमारे खानों में आता है, वो कचरा है। तो इसके लिए भी हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर में समझेंगे, इस भाग में, कि जो कृषि कचरा हम आपको बता रहे हैं, ये कृषि कचरा हमने 4 भाग में यहाँ पे अभी आपको दिखाया। यहाँ पर हम आपको फिर 4 भाग में बता रहे हैं। एक कचरा जो हमने बताया खेती से निकलता है, जो हम खेत में ही छोड़ आते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉप रेसिड्यू, फसल अवशेष। फसल अवशेष कृषि कचरा है। फिर जब हमने जो भाग, हम इसका इकोनॉमिक पार्ट जो हमारे फसल का है, वो हम जब लेके मिल में आते हैं, वहाँ से फिर कचरा निकलता है, वह भी कृषि कचरा है। वो प्राइमरी प्रोसेसिंग से निकलने वाला कचरा, वो फसल अवशेष नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो खेत में नहीं छोड़ा गया, वो खेत से तो आ गया, अब वो प्रोसेसिंग सेंटर पे निकल रहा है, तो वो कृषि कचरा जरूर है। लेकिन अब यहाँ पर कचरा और रेजिड्यू, अवशेष में अंतर समझ लीजिएगा। कचरा तो हम कोई भी ऐसी गतिविधि करते हैं और वहाँ से उससे जो हमारे उपयोग का भाग है, वो पैदा होने के बाद जो बचा हुआ भाग है, जो हमें उपयोग नहीं करना है, हमने आपको पहले लेक्चर में इसकी परिभाषा बताई थी। हमारे उपयोग का भाग पैदा करने की प्रक्रिया में जो अनुपयोगी भाग पैदा होता है, वो कचरा है। उपयोग के भाग में से ही वह भाग जिसको कि हम गुणवत्ता सही ना होने के कारण रिजेक्ट कर देते हैं, नकार देते हैं, वो भी कचरा है। तो अवशेष किसे बोलेंगे? अवशेष किसे बोलेंगे? जो कृषि, हमने खेती बाड़ी करके जो पैदा किया और हमने अपना उपयोग का भाग इस्तेमाल करने के बाद जो भाग हमने वहीं छोड़ दिया खेत पर, वो हो गया हमारा क्रॉप रेसिड्यू, फसल अवशेष। कुछ क्रॉप के लिए फसल अवशेष के नाम इस प्रकार से हैं। जैसे गेहूं, जब हम गेहूं की खेती करते हैं तो हम गेहूं की खेती मुख्य रूप से दाना, गेहूं का दाना प्राप्त करने के लिए करते हैं। लेकिन दाना प्राप्त करने की प्रक्रिया में भी पूरा पौधा तो दाना प्राप्त करने की प्रक्रिया में भी पूरा पौधा उत्पादित होगा और हम दाना लेकर के पौधे के दूसरे भाग छोड़ आएंगे खेत में, तो उसको हम बोलते हैं गेहूं के फसल अवशेष। जो गेहूं के फसल अवशेष हैं, ये है वीट स्ट्रॉ, वीट चेफ और स्टबल। वीट स्ट्रॉ को हम बोलते हैं पुआ, गेहूं का जो पुआल है। वीट चेफ गेहूं का भूसा, और स्टबल जो गेहूं का ठूंठ खेत में छूट गया। इसी तरह से धान में धान की पुआल और धान का ठूंठ। पुआल तो हमने काट ली, उसके बाद दाना निकालने के बाद वो पुआल हमने छोड़ दी, वो पुआल हो गया। डंठल का वह भाग जो जड़ के साथ जुड़ा हुआ है और मिट्टी में लगा हुआ है, उसको बोलते हैं ठूंठ, इंग्लिश में बोलते हैं स्टबल। इसी तरह से जो मिलेट, सोरघम, सनफ्लावर और रेप सीड एंड मस्टर्ड है, यानी कि ये हमारे ज्वार बाजरा। फिर तिलहन फसल पे आते हैं सूरजमुखी, सरसों और राई। इससे दाना निकालने के बाद जो भाग हम खेत में छोड़ाते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक। गन्ना काटने के बाद जो भाग हम खेत में छोड़ाते हैं वो कौन सा भाग है? वो गन्ने की सूखी हुई पत्तियां हैं। और गन्ने की पत्ती, अगर आप गन्ने के पौधे का अध्ययन करें तो गन्ने की पत्ती के साथ बहुत बड़ी लीफ शीथ लगी होती है।
तो गन्ने की सूखी हुई पत्तियाँ और लीफ शीथ, वो चीज़ें हम खेत में छोड़ आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए भी गन्ने की क्रॉप का बाई प्रोडक्ट या गन्ने की फसल का क्रॉप रेजिड्यू क्या है, आप अगर बोलते हैं सर सूखी पत्तियाँ, तो उत्तर गलत नहीं है, लेकिन सूखी पत्तियाँ नहीं बोलिएगा। BSc करने के बाद उसका टेक्निकल टर्म ट्रैश है, उसको हम बोलते हैं शुगर केन ट्रैश, तो ये उसको नाम दिया है। इसी तरह से कपास की खेती के बाद जो हम छोड़ाते हैं वो कॉटन स्टिक और कॉटन बॉल, कॉटन शेल। आप अगर कपास की खेती अपने क्रॉप प्रोडक्शन कोर्स में पढ़ी होगी तो कॉटन की बॉल बनती है, बॉल भर्स्ट हो जाती है, फट जाती है, उसमें से रुई निकल आती है और हम रुई को चुन के लेके चले जाते हैं, तो जो बचा वो उसको शेल बोलते हैं। तो जो रेजिड्यू है वो है कॉटन स्टिक, कॉटन शेल। आलू के खेत में से आलू निकालने के बाद जो ऊपर का भाग जो कि नरम तना है, सूख गया है, और पत्तियां जो सूख गई हैं, वो खेत में हम छोड़ आते हैं, उसको बोलते हैं हाल। और बाकी क्रॉप के जो हम भाग छोड़ाते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉप रेजिड्यू, फसल अवशेष। अभी हम आते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग सेक्टर पे, जहाँ पे हमारी प्राइमरी प्रोसेसिंग होती है और वहाँ से जो हमें कचरा निकलता है, तो गेहूं से जो कचरा निकलता है उसको बोलते हैं चोकर, व्हीट ब्रान। तो अब देखिए क्रॉप रेजिड्यू और प्राइमरी प्रोसेसिंग, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र से जो कचरा निकलता है, दोनों में अंतर आप समझ लीजिए। पुआल, भूसा और ठूंठ, ये है क्रॉप रेजिड्यू जो खेत में रह गई, क्योंकि दाना लेके हम आ गए। लेकिन गेहूं का दाना जब हम प्रोसेसिंग सेंटर पे ले गए, हमने उसको आटा बनाया, तो वहाँ से फिर चोकर निकला, तो वो कचरा हो गया। इसी तरह से धान में पुआल तो खेत में छूट गया क्रॉप रेजिड्यू के तौर पे, लेकिन जब धान कुटाया गया चावल के दाने निकालने के लिए, तो वहाँ से निकला हस्क और राइस ब्रान। इसी तरह से बाकी जो ग्रेन्स हैं उससे वीड सीड्स, उसमें खरपतवार के बीज भी आते हैं, तो प्राइमरी प्रोसेसिंग सेक्टर में उसकी सफाई होती है। तो भूसा का टुकड़ा, एक सूखी घास का टुकड़ा और खरपतवार के जो बीज आते हैं वो सब अलग कर दिए जाते हैं, तो वो कचरा पूरा होता है वहाँ पर। इसी तरह से दाल मिल से दाल, जैसे आप अरहर की खेती करते हैं तो अरहर के दाने आप लेके आते हैं, पूरे लाल रंग के दाने अरहर के हैं, वो सीड कोट से कवर्ड होते हैं, अंदर 2 कॉटिलेडॉन होता है। दाल मिल क्या करती है, उस दाने को, उसकी सीड कोट को रिमूव करके 2 कॉटिलेडॉन को 2 भाग में करके फिर उसकी क्लीनिंग करके या पॉलिशिंग करके आपको देते हैं, वो दाल बनती है। तो वो जो बचा सीड कोट सारा, वो दाल मिल का सीड कोट, जो हमारे लेग्यूम क्रॉप का सीड कोट है, उसको भी हस्क बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं लेग्यूम हस्क, धान वाले को बोलते हैं राइस हस्क। हस्क मतलब होता है छिलका, बीज का छिलका। फल के छिलके को हस्क नहीं बोलते हैं, बीज के छिलके को हस्क बोलते हैं। फल सब्जी के छिलके को पील बोलते हैं, पील। कोकोनट, जो नारियल का उत्पादन जहाँ होता है, और जो नारियल, सूखा नारियल आपको गरी बाजार में मिलती है, गरी के टुकड़े या गरी का चूरा, तो ये लोग नारियल किसानों से खरीद करके फिर जब इसकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो कोकोनट हस्क और कोकोनट शेल, इन चीज़ों को अलग करके ये कचरे के रूप में बनती है। अब 2 और सेक्टर की बात करते हैं। ये तो हमने प्राइमरी प्रोसेसिंग, प्राथमिक प्रक्रिया की बात की। अभी दूसरी कंपनीज हैं जो, जिनके लिए जो हमारा कृषि उत्पाद है उनके लिए कच्चा माल है, इसके बाद वो इसकी प्रक्रिया करके कुछ नया माल बनाती हैं। जैसे शुगर मिल, जो चीनी मिलें हैं, ये गन्ना किसानों से लेती हैं। किसान के लिए तो गन्ना इकोनॉमिक पार्ट हो गया, शुगर केन ट्रैश कचरा हो गया, क्रॉप रेजिड्यू फसल अवशेष है, उसे कचरा समझते हैं। लेकिन जब गन्ना चीनी मिलों में पहुंच जाता है, तो वहाँ पर चीनी बनाने के बाद बगास और मोलासिस बनता है कचरे के तौर पे। इसी तरह से जो खाद्य तेल बनाने की कंपनियां हैं, जो हमसे सोयाबीन खरीदती हैं किसानों से, या किसानों से सरसों खरीदती हैं, खाद्य तेल बनाने के बाद जो उनके पास कचरा बचता है उसको वो डी ऑयल केक बोलते हैं। इसी तरह से फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो कचरा बचता है उसको वेजिटेबल पील और सीड। तो बाकी जो भी, जैसे अनार की प्रोसेसिंग हो रही है, अनार के रस बनाया जा रहा है, तो हम उसको वेजिटेबल, उसको पील और सीड बोलेंगे। छिलका निकल गया वो पील है, और रस निचोड़ने के बाद दाना बचता है उसको सीड है। मैंगो के केस में हम इसको मैंगो पील और स्टोन बोलते हैं, वो भी बीज है। आप कह सकते हैं मैंगो सा बीज कचरे के तौर पे निकल आया, और उसको स्पेशल नाम उसका है, उसको स्टोन बोलते हैं। इसी तरह से जो मसाले की जो प्रक्रिया करती हैं जो कंपनीज, वहाँ पे जो बचता है उसको बोलते हैं स्पेंट रेजिड्यू।
स्पेंट का मतलब, स्पेंट इज ए पास्ट टेंस ऑफ स्पेंड। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। तो स्पेंट का सीधा सा मतलब है कि खर्च हुआ हुआ। यानी कि जो कंपनी अदरक से तेल निकाल रही है, जिंजेरॉल करके तेल आता है अदरक में, तो वो अदरक से तेल निकालने के बाद उनके पास जो सूखा अदरक का भाग बच गया, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे स्पेंट है। स्पेंट मतलब खर्च हुआ, तेल खर्च हो गया इसमें से, अब ये बचाव शेष, वो स्पेंट कहलाते हैं। तो अब उस स्पेंट को फेंक थोड़ी देंगे। अब उस स्पेंट में भी इसी तरह से जैसे डी ऑयल केक की हमने बात की, सोयाबीन का तेल निकालने के बाद डी ऑयल केक जो बचेगा उसके अंदर बहुत प्रोटीन होती है, तो उससे कुछ प्रोटीनस डाइट जो बनती हैं, जैसे हमारी सोया बड़ी बनती है वो उससे बनती है, जानवरों का चारा भी उसमें बनता है। तो इसलिए ये जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, इनसे जो कचरा निकालता है, इसका सबका कोई कुछ कुछ अलग अलग उपयोग है। तो उसका उपयोग भी हम आगे कोर्स में आगे पढ़ेंगे। एनिमल वेस्ट जो हमारे पास, हम पशुपालन अपनी हमारी कृषि की एक गतिविधि है पशुपालन, तो जो हम पशुपालन गतिविधि करते हैं वहाँ से जो कचरा निकलता है, एक तो गाय का सूखा, गाय का गोबर या पशुओं का गोबर, मरने के बाद उनकी स्किन और उनका स्केलेटन, पोल्ट्री से निकलता है उसका फैदर, उसके पंख निकलते हैं, उसका लिटर निकलता है जो मल है उसका, और उसका स्केलेटन। तो अब इन कचरों का क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको एक स्लाइड इसलिए लगाई, 2 स्लाइड लगाई है दिखाने के लिए कि ये भी बहुत, ये पूरी तरह से वेस्ट नहीं है, ये बहुत काम की चीज़ है, लेकिन अगर ना प्रबंधन किया जाए, फेंक दिया जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे देखिए चिली से वो प्रोसेसिंग करने के बाद अगर वो ऑयल निकालते हैं या, तो उसमें जो फाइबर बचता है वो 45% है, 20% उसमें प्रोटीन है, 5% फैट है और 10% उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है। अभी मैंने जिंजर की, अदरक की बात की थी, अदरक से तेल निकालने के बाद उसमें फाइबर बचता है 49%, प्रोटीन बचता है 10%, फैट होता है 2% और न्यूट्रिएंट उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो होते हैं 9%। कोरिएंडर जीरा में भी तेल निकालने के बाद 54% उसमें फाइबर है, 16.5% प्रोटीन है। तो ये जो स्पेंट है, इसका फिर दूसरे क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है। इसी तरह से ये हम इस कचरे की बात करें जो हमारे पशुपालन गतिविधि से कचरा आता है, तो पशुपालन गतिविधि से हमको प्रोडक्ट क्या मिलते हैं? दूध और अंडा। बाकी चीज़ें कचरे के तौर पे मिलती हैं या बाई प्रोडक्ट के तौर पे मिलती हैं। तो इससे कचरा निकलता है मीट, तो या तो मारने के बाद तो मारा दिया जाता है पशुओं को। तो ये स्लाइड बहुत आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन कृषि, पशुपालन भी कृषि के अंदर एक गतिविधि है और ये होता है, ये सब होता ही है देश में। तो मीट उत्पादन भी होता है। नॉन कार्केस पार्ट जो कि बाई प्रोडक्ट उसके पशुओं के जो अंग हैं वो निकलते हैं, और कंडेम पार्ट निकलता है जो उसके उपयोग का नहीं है। तो अभी देखिए जो मीट है ये तो ईडिबल है, तो खाया जाता है, ये भी एक प्रकार से उत्पादन हो गया। दूसरा जो नॉन कार्केस पार्ट है, इसमें 2 तरह के भाग होते हैं, एक ईडिबल जो खाने योग्य है, दूसरा नॉन ईडिबल नहीं खाने योग्य। नहीं खाने योग्य भाग कंडेम्ड पार्ट जो बिल्कुल डिस्कार्ड और नहीं कंडेम करने उसके साथ उसका उपयोग है, और जो खाने योग्य भाग है बाई प्रोडक्ट एनिमल का, उसका एक तो रेड ऑफल, वाइट ऑफल, डार्क ऑफल, ये 3 तरह के प्रोडक्ट उसमें निकलते हैं, जिसमें रेड ऑफल में लीवर, किडनी, हार्ट, टंग, ये चीज़ें आती हैं, ये प्रोसेस करके खाई जाती हैं। वाइट ऑफल में स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये चीज़ें आती हैं, और डार्क ऑफल में हेड, नेक, ये चीज़ें आती हैं, इनका ह्यूमन कंजप्शन होता है। कंडेम्ड पार्ट और बाई प्रोडक्ट जो नॉन कार्केस, इसका जो नॉन एडिबल पार्ट है, ये या तो प्रोसेसिंग में जाता है या बिल्कुल डिस्कार्ड होकर फेंक दिया जाता है। तो डिस्कार्ड होकर फेंकने वाला गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कंटेंट, ट्रिमिंग, पेटस, ये चीज़ें फेंकी जाती हैं। और ये फेंकी जाने वाली चीज़ें या तो बायोगैस प्लांट्स में जाएंगी, या खाद में कन्वर्ट की जाएंगी, या फिर एनिमल फीड इंडस्ट्रीज़ को जाएंगी फीड बनाने के लिए। और जो प्रोसेस्ड भाग है ये एनिमल फीड के लिए जाता है, और ये फैब्रिक इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाता है। ये प्रोसेस्ड भाग कौन सा है? देखिए कंडेम पार्ट कौन सा है? स्केलेटन। स्केलेटन में से प्रोसेस्ड भाग है बोन। ये बोन कहाँ जाती है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ब्लड कहाँ जाता है? कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। तो ये चीज़ें आपने कई बार पढ़ा होगा
कि जो कैल्शियम की दवाइयाँ आती हैं या जो ऐसे प्रोडक्ट कैल्शियम रिच प्रोडक्ट आते हैं, ऐसी फैक्ट्रीज कैल्शियम कहाँ से लाती हैं? तो स्लॉटर हाउस से जो जानवर काटे जाते हैं उनका जो हड्डियाँ हैं वो ऐसी फैक्ट्री प्रोक्योर करती हैं और उनसे वो कैल्शियम निकाल करके जो कैल्शियम रिच कंपाउंड या कैल्शियम रिच दवाइयाँ आपको दी जाती हैं वो वहाँ से बनती हैं। तो कृषि से लेकर के देखिए दवाई तक ये साइकिल पूरी बनती है। तो ये कृषि के लिए वेस्ट है। अगर समुचित प्रबंध ना किया जाए तो फिर वो सड़क के किनारे पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा, बदबू करता रहेगा, बीमारी फैलाता रहेगा। अगर पशुपालन जो कृषि की गतिविधि है उसका समुचित प्रबंधन किया जाए तो देखिए हमें दवाइयाँ मिल सकती हैं। तो ये इसका महत्व है। और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए किसी भी कृषि कचरे का, यह जानने के लिए हमें जानना अति आवश्यक है कि वो किस स्रोत से निकला है और वो किस प्रकार का है। तभी तो हम उसके लिए कोई रणनीति बना पाएंगे, तभी तो हम उसका प्रबंधन कर पाएंगे। तो इसलिए आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि कुल कचरा जो देश में पैदा होता है वो किन किन स्रोतों से होता है, उसके अंदर जो कृषि कचरा पैदा होता है वो किन किन स्रोतों से होता है, और जो कृषि कचरा पैदा होता है वो किस किस प्रकार का है, और उसका फिर आगे क्या क्या उपयोग हो सकता है। इसको आप दोबारा पढ़ने के लिए आप ये अवतार सिंह का एक आर्टिकल है, करंट एग्रीकल्चर रिसर्च जर्नल वॉल्यूम 7 नंबर 3 में छपा है, जनरेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू एंड इट्स मैनेजमेंट। इसी तरह से एक आर्टिकल और है, द पोटेंशियल ऑफ एनिमल बाई प्रोडक्ट इन फूड सिस्टम, प्रोडक्शन प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। इस आर्टिकल को आप इस साइट्स पे भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।